हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो टू हब। और इस वीडियो में हम एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने टिश्यू क्या होता है, कितने टाइप्स के टिश्यू होते हैं, फंडामेंटल टिश्यूज़, उसके बारे में डिस्कशन किया था। एनिमल टिश्यूज़ के बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं और सबसे पहला टाइप हम लोग डिस्कशन करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। जैसे कि नाम से पता चलता है एपिथीलियम या एपिथेलियल टिश्यू, इसको और क्या हम बोल सकते हैं, एपिथीलियम भी बोलते हैं। ओके, एपिथीलियम का मतलब क्या होता है, ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि किसी सरफेस पे प्रेजेंट हो। एपी का मतलब क्या होता है, इस टर्म को अगर हम ब्रेक करें तो एपी का मतलब होता है अपॉन, अपॉन और क्या बोल सकते हैं, इन्हें एबॉव बोल सकते हैं। मतलब किसी सरफेस के ऊपर ये टिश्यू प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो ये एक सरफेस है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं और ये सेल्स एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं और हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, टिश्यूज़ बोल रहे हैं। ये इसी तरह के एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है एपिथेलियल टिश्यू का। डिटेल में हम अगेन स्टडी करेंगे। ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं ये कैसे होते हैं, इनका एक सरफेस फ्री रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किसी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। मान लो ये एक कोई मेम्ब्रेन है, ओके, किसी मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रेजेंट है। तो इस पर्टिकुलर टिश्यू का ये जो सरफेस है, आउटर सरफेस, ये कैसा है, फ्री है। ये कैसे हो सकते हैं, अगर ये एपिथेलियल टिश्यू कहाँ रहते हैं, बाहर आउटर कवरिंग पे रहते हैं मोस्टली। तो अगर ये मान लो हैंड है किसी पर्सन का, इस तरह का कोई हैंड है, इसके ऊपर अगर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली इसका जो आउटर कवरिंग होगा वो कहाँ पे दिख रहा होगा आपको, आउटर सरफेस पे, मतलब बाहर के साइड वो फेस कर रहा है। उसी तरह से अगर किसी इंटरनल ऑर्गन के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल किडनी, किडनी के बारे में अगर आप बात करोगे तो इसके सरफेस पे जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, आउटर मोस्ट कवरिंग जो प्रेजेंट होगा, जो एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा इसके सरफेस पे, वो कहाँ पे फेस कर रहा होगा, किडनी के बाहर फेस कर रहा होगा। लेकिन किडनी कहाँ पे रहता है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्लूइड्स भी नज़र आएंगे, बॉडी फ्लूइड। तो क्या होता है कि ये जो एपिथेलियम होता है इसका आउटर मोस्ट लेयर या आउटर कवरिंग, इसका आउटर सरफेस, ये सरफेस आइदर बाहर फेस कर रहा होगा या फिर किसी फ्लूइड के तरफ ये फेस कर रहा होता है। नेक्स्ट क्या है कि जो एपिथेलियम होते हैं ये क्या बनाते हैं, कवरिंग बनाते हैं, कवरिंग में हेल्प करते हैं किसी भी टिश्यू का या फिर बॉडी का कवरिंग, या फिर ये कैसे होते हैं, लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये जो आपको एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेंगे इनमें कॉम्पैक्टली पैकेजिंग होता है। मतलब जनरली हम जो पढ़ते हैं टिश्यूज़ के बारे में उसमें हमने डेफिनेशन में देखा था कि टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल जिनके पास क्या होता है, इंटर सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। मतलब कुछ इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं इन सेल्स के बीच में। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिनके सेल्स बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं और कॉम्पैक्ट अरेंज्ड होने के वजह से इनमें आपको इंटर सेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलेगा या फिर बहुत कम अमाउंट में इनके पास इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये मान लो एक लेयर है जिसके ऊपर की इस तरह से एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, तो इन सेल्स के बीच में आपको इंटरसेलुलर स्पेस नज़र नहीं आ रहा है। ये इसी तरह से कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में, इनके पास बहुत कम या लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। ओके, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। उसके बाद बात करते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं ये कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू नज़र आएंगे। हमने अभी देखा कि एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, किसी सरफेस के ऊपर ये प्रेजेंट है। इसमें ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो सिंगल लेयर फॉर्मेशन कर रहे हो। मतलब अगर ये सरफेस हो गया, इसके ऊपर इस तरह से ये सिंगल लेयर बना के भी अरेंज्ड हो सकते हैं, या फिर किसी सरफेस के ऊपर ये मल्टीपल लेयर भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए एक एपिथेलियम ऐसा दिया गया है जिसमें आपको एक लेयर के बाद दूसरा लेयर नज़र आ रहा है। इस तरह से एक एक करके लेयर अरेंज्ड है एक दूसरे के ऊपर। ये सिंगल लेयर नहीं है, ये मल्टीपल लेयर है।
इस तरह से भी अरेंज हो सकते हैं। या फिर ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ के सेल्स होंगे ये कैसे अरेंज होंगे, एक लेयर सिंगल लेयर में भी अरेंज हो सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल में आपको दिख रहा है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों में आपको क्या दिख रहा है, एक मैट्रिक्स या फिर एक बेस के ऊपर सिंगल लेयर में ये अरेंज्ड है। सो अगर हम एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे दो तरह के एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होता है सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम हम किन्हें बोलेंगे, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर प्रेजेंट होगा। मतलब यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल में हमने देखा था कि मैट्रिक्स के ऊपर एक सिंगल लेयर में सेल्स अरेंज्ड हैं। इस तरह से सिंगल लेयर में सेल्स अरेंज्ड होंगे तो फिर हम इन्हें क्या बोल देंगे, सिंपल एपिथेलियम बोल देंगे। उसी तरह से अगर सेल मल्टीपल लेयर में अरेंज्ड है तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम बोल देते हैं। ये ब्रॉडली हम एपिथेलियल टिश्यू को या एपिथेलियम को ब्रॉडली दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। उसी तरह से अगर हम और डिटेल में बात करें इनके टाइप्स के बारे में, बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल, अभी तो हमने देखा कि अगर सिंगल लेयर में प्रेजेंट है सारे सेल्स तो हम उन्हें सिंपल एपिथेलियम बोल देंगे, मल्टीपल लेयर में सेल्स प्रेजेंट है तो हम उन्हें कंपाउंड एपिथेलियम बोल देंगे। लेकिन अगर ये सेल इनका स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मतलब अगर कोई सेल आपको फ्लैट नज़र आ रहा है, कुछ सेल्स आपको पिलर की तरह दिख रहे हैं, कुछ सेल्स आपको कैसे हो सकते हैं, क्यूब्स की तरह दिख सकते हैं। सो बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस ऑफ द सेल, सिंपल एपिथेलियम को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन का मतलब उनके जो स्ट्रक्चर हैं उनके बेसिस पे टाइप्स ऑफ एपिथेलियम बनाया गया है। सो कितने टाइप्स होते हैं ये एपिथेलियम, तीन टाइप के होते हैं। और वो तीन टाइप कौन कौन से होंगे, सबसे पहले होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा टाइप हमारे पास आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और तीसरा टाइप हमारे पास जो है वो है कॉलमनर एपिथेलियम। इस तरह से हमारे पास तीन अलग अलग टाइप के एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिंपल एपिथेलियम के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ये तीनों टाइप स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनर एपिथेलियम में जैसे भी सेल्स हो, जो भी स्ट्रक्चर हो इन सेल्स का, डेफिनेटली ये सिंगल लेयर में ही अरेंज होंगे, क्योंकि ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे के सारे सिंपल एपिथेलियम के एग्जाम्पल हैं। अगर स्क्वैमस एपिथेलियम में सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो सेल्स आपको देखने को मिलते हैं वो फ्लैट सेल्स होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी पेवमेंट में जा रहे हैं, ओके, जैसे कि फुटपाथ में जब आप जा रहे होते हैं या फिर रोड के साइड में फुटपाथ जो बनाया जाता है वहाँ पे आपको एक तरह के टाइल्स देखने लगेंगे, राइट, जिनका कि जो थिकनेस होता है वो काफ़ी कम होता है। सो ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं इनका थिकनेस बहुत कम रहता है। ये सेल्स कैसे नज़र आते हैं, ये फ्लैट सेल्स नज़र आते हैं। सो स्क्वैमस एपिथेलियम का सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको फ्लैट सेल्स देखने को मिलेंगे। उसी तरह से जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं, नाम से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो क्यूब शेप के नज़र आ रहे होंगे। मतलब इनका जो लेंथ है और ब्रेड्थ है ऑलमोस्ट सेम होता है, इक्वल होता है, इसीलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हम किस बेसिस पे बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल, लेकिन अभी भी हम सिंपल एपिथेलियम का ही टाइप्स देख रहे हैं। सो सिंगल लेयर में ही ये सेल्स अरेंज होंगे। उसी तरह से अगर कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो पिलर लाइक सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब इन सेल्स का जो लेंथ होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा लेंथ के होते हैं। और इनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इस सेल में जनरली नीचे प्रेजेंट होता है, बेस में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इन सेल्स का नाम क्या रखा गया, कॉलमनर एपिथेलियम, मतलब कॉलम लाइक सेल्स प्रेजेंट है। ओके, सो नेक्स्ट एक एक करके इन तीनों कैटेगरीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी हम देखेंगे कौन सा एपिथेलियम कहाँ पे देखने को मिलेगा एंड इनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, जैसे कि हमने अभी देखा, यहाँ पे जो सेल्स आपको देखने को मिलेंगे ये फ्लैट सेल्स होते हैं।
फ्लैट सेल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसीलिए इनको और क्या नाम दिया जाता है, इनको पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना, आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन कभी कभी आपके एंट्रेंसेस में पूछ लिया जाता है पेवमेंट एपिथेलियम के बारे में। ओके, सो पेवमेंट एपिथेलियम कौन सा होता है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का ही एक और नाम पेवमेंट एपिथेलियम होता है, क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट सेल्स होते हैं। ओके, आपको फुटपाथ या पेवमेंट की तरह ये नज़र आते हैं। सो अगर ये सिंपल एपिथेलियम है तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या देख सकते हैं, ये किस तरह के प्रेजेंट होंगे? थिन होंगे ये सेल, और कैसे होंगे? ये सिंगल लेयर में अरेंज्ड होंगे। डेफिनेटली इनका जो लेंथ है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, बहुत कम लेंथ है इनका। ओके, यहाँ पे आपको दिख सकता है, यहाँ पे इतना छोटा सा लेंथ ही इनका प्रेजेंट है। सो ये कैसे हैं? थिन सेल्स हैं, और कैसे हैं? ये सिंगल लेयर फॉर्मेशन कर रहे होंगे। उसके साथ साथ ये सेल्स आपको कैसे नज़र आ रहे हैं? ये फ्लैट सेल्स भी दिख रहे हैं आपको, फ्लैट सेल्स भी हैं ये। विथ इनका जो बाउंड्री होता है वो इरेगुलर बाउंड्रीज होता है, जैसे कि कुछ सेल्स का बाउंड्री यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का है। सारे सेल्स के बाउंड्री थोड़े बहुत अलग हैं एक दूसरे से, जैसे कि हमने क्यूबोइडल में थोड़ा सा एग्जांपल में देखा, लेंथ और ब्रेड्थ ऑलमोस्ट इक्वल रहता है सारे सेल्स का। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो बाउंड्रीज होते हैं इनके, ये बाउंड्री इनके इरेगुलर होते हैं। आपसे अगर ये पूछा जाए कि कोई ऐसे सेल्स का नाम बताइए जो कि फ्लैट सेल्स होते हैं एंड उनका बाउंड्री कैसा होता है? इरेगुलर होता है, तो उसका नाम क्या होगा आपसे अगर पूछा जाए तो वो डेफिनेटली सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होंगे। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे आपको जो भी स्ट्रक्चर है, आपने अगर पिछला सबसे पहला वीडियो इस टॉपिक का देखा होगा, इस लेसन का देखा होगा, तो हमने उसमें क्या डिस्कशन किया था कि जो सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस बेसिस पे मॉडिफाई होता है, कि वो सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अभी ये जो सेल्स होते हैं ये कैसे सेल्स हैं? फ्लैट सेल्स हैं, थिन सेल्स हैं। तो ये सेल क्या परफॉर्म करते हैं? ये डिफ्यूज़न करते हैं। डिफ्यूज़न में आप जानते हैं डिफ्यूज़न क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे गैसेस एक्सचेंज है। एक मान लो इस तरह का एक मेम्ब्रेन है, ओके, और यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, यहाँ पे लो अमाउंट में गैस प्रेजेंट है। तो गैसेस मॉलिक्यूल क्या होंगे? जहाँ पे इनका हाई कंसंट्रेशन है वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। मूव कर रहे हैं, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो इस गैसेस मॉलिक्यूल्स को इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास करना होगा। अगर ये मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा थिक हो जाता, अगर ये मेम्ब्रेन थिक होता तो डेफिनेटली ये जो डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़न प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता। एज्यूम करो दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एक मेम्ब्रेन जिसका कि थिकनेस इतना ज़्यादा है और दूसरा मेम्ब्रेन जिसका कि थिकनेस कम है। कहाँ पे डिफ्यूज़न ईजिली हो पाएगा? डेफिनेटली वो मेम्ब्रेन जहाँ पे कि थिकनेस काफ़ी कम है वहाँ पे इजीली डिफ्यूज़न पॉसिबल है, और इसीलिए सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में डिफ्यूज़न आसानी से हो जाता है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो सेल्स होते हैं, ये जो टिश्यू होता है ये थिन टिश्यूज़ होता है, सिंगल लेयर में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए कोई भी मॉलिक्यूल इसके थ्रू आसानी से पास कर सकता है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? डिफ्यूज़न। तो आपने अभी आप सोच सकते हैं कि डिफ्यूज़न कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि हम एक बेसिक एग्जांपल अगर हम बात करें तो लंग्स में कहाँ पर डिफ्यूज़न होता है? एल्वियोली में डिफ्यूज़न होगा। इसीलिए ये जो सिंपल एपिथेलियम होते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं, ये आपको कहाँ नज़र आएंगे? एल्वियोली के सरफेस पे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। जो एयर लंग्स में आता है वहाँ से एयर कहाँ ट्रांसफ़र होगा? ब्लड वेसल्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसीलिए वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। उसी तरह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके वॉल्स में भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम देखने को मिलते हैं। वहाँ पे क्या होता है? जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ से भी तो गैसेस एक्सचेंज होता है टिश्यूज़ में। जो भी गैसेस, मान लो ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में आया, ऑक्सीजन में उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है ब्लड वेसल में, तो ऑक्सीजन टिश्यू तक जाएगा, वो कैसे जाएगा? ब्लड वेसल के थ्रू ही तो जाएगा। और ब्लड वेसल का वॉल अगर काफ़ी ज़्यादा हम थिक बना देंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे डिफ्यूज़न पॉसिबल नहीं होगा। आपने एक चीज़ 10th में पढ़ा होगा कि जो कैपिलरीज होते हैं वो सिंगल लेयर के बने हुए होते हैं। जो कैपिलरीज थिन होते हैं, बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, वो सिंगल लेयर के बने हुए होते हैं। वो क्यों बने हुए होते हैं? क्योंकि वहाँ से इजीली डिफ्यूज़न हो सके। और वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम देखने को मिलेंगे, जो कि सिंगल लेयर्ड होते हैं, और फिर वहाँ पे इजीली डिफ्यूज़न टिश्यूज़ में हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में।
जैसे कि हमने जब डिस्कशन किया था टाइप्स के बारे में, तब हमने देखा था जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं वो कैसे नज़र आएंगे, आपको क्यूबॉइडल शेप में नज़र आएंगे। यहाँ के जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्यूबॉइडल शेप के होते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं इनका लेंथ ब्रेड्थ ऑलमोस्ट ये कैसा है, इक्वल है। ओके, इक्वल है। इनका जो न्यूक्ली है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट सेंटर पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कशन कर लेते हैं। ये कैसे सेल्स होंगे, सिंपल एपिथेलियम है तो डेफिनेटली इनका लेयर कैसा होगा, ये सिंगल लेयर्ड सेल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे सिंगल लेयर सेल्स होंगे। इनके जो सेल का स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह का नज़र आएगा, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे इनके सेल्स। अगर ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल लेयर्ड में है, तो डेफिनेटली ये यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी आसानी से हो सकता है, क्योंकि जब एब्जॉर्प्शन करना होता है तब हम क्या करते हैं, एक जगह से एब्जॉर्प्शन करते हैं। मान लो ये सेल्स जो हैं ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। इंटेस्टाइन में जो भी फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन किया जाएगा, सबसे लोएस्ट पार्टिकल में ब्रेक डाउन किया जाएगा और सबसे छोटा पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल हम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इधर अगर ब्लड वेसल्स है तो डेफिनेटली ग्लूकोज को ब्लड वेसल तक लेके जाना है। ओके, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के थ्रू होता है। और ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सिंगल लेयर्ड के प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी आसानी से हो जाएगा। जैसे कि हमने डिफ्यूज़न के केस में देखा था, अगर सिंगल लेयर प्रेजेंट हो डिफ्यूज़न में तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो जाता है। उसी तरह से एब्जॉर्प्शन में भी क्या होता है, ज़्यादा हमें बीच में डिस्टेंस कवर ना करना पड़े, इसलिए सिंगल लेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन क्या हो गया, इनका फंक्शन हो गया एब्जॉर्प्शन। एंड ये और क्या कर सकते हैं, ये सिक्रीशन भी कर सकते हैं। मतलब जब कोई ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपने सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा, या फिर आपने स्टमक में भी बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ा होगा, तो वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। बहुत सारे ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। सो वहाँ पे कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। क्योंकि ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं या फिर ये कैसे सिक्रीशन कर सकते हैं। सो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। जो भी डक्ट प्रेजेंट होगा ग्लैंड्स में वहाँ पे आपको ये नज़र आएंगे। अभी हमने देखा ये क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। तो सिक्रीशन ग्लैंड सिक्रीट करेंगे तो डेफिनेटली उनके जो डक्ट प्रेजेंट होंगे ग्लैंड में वहाँ पे आपको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट और कहाँ पे सिक्रीशन होता है सब्सटेंस का, 10th में आपने जब किडनी के बारे में पढ़ा था, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा था, तब आपने एक चीज़ तो पढ़ा होगा कि किडनी बहुत सारे नेफ्रॉन से मिल के बना होता है। और नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पे आपने प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा। और वहाँ पे जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो कुछ ना कुछ आयॉन्स का सिक्रीशन करते हैं, राइट। जैसे कि पोटेशियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, और कुछ सेल्स आपको वहाँ पे वाटर का भी सिक्रीशन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो सिक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के थ्रू होता है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ये ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। ओके, सो ये दो एग्जाम्पल जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है उसके बारे में होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम के बारे में, जो कि कॉल्यूमनर एपिथेलियम। कॉल्यूमनर नाम से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे इसके जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो किस तरह के प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे कॉलम लाइक सेल्स प्रेजेंट होंगे। कॉल्यूमनर एपिथेलियम में आपको कॉलम लाइक सेल्स देखने को मिलेंगे और ये पिलर लाइक सेल्स प्रेजेंट होता है। जैसे कि इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, ये उनका जो लेंथ होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे जो आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे सेल्स में, ये आपको बेस में देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो लेयर होगा वो कैसा लेयर होना चाहिए, सिंगल लेयर होना चाहिए। डेफिनेटली जितने भी सिंपल एपिथेलियम होते हैं उनके पास सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं किस तरह के सेल्स होते हैं, टॉल सेल्स होते हैं।
या इनके जो न्यूक्ली होते हैं, न्यूक्ली कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये जो न्यूक्ली हैं लोकेटेड एट द बेस रीजन में आपको ये न्यूक्ली नज़र आएंगे। इनके पास बहुत सारा विली भी प्रेजेंट होता है। ऐसे बहुत सारे कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं जिनके सरफेस पे बहुत छोटे छोटे सिलिएटेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से। इसके बारे में हम नेक्स्ट जब सिलिएटेड एपिथेलियम के बारे में बात करेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं उनमें आपको बहुत सारे विली भी कभी कभी नज़र आएंगे। इनका फंक्शन क्या होता है, इनके फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो कॉलमनर एपिथेलियम और क्यूबोइडल एपिथेलियम का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम रहता है। ये भी क्या कर सकते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं और ये एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। अगर ये सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं तो ये कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। इनका अगर लोकेशन के बारे में हम बात करें तो मोस्टली ये आपको स्टमक के जो लाइनिंग्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे आपको नज़र आएंगे। स्टमक का लाइनिंग, डेफिनेटली स्टमक में बहुत सारे ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेंगे और उनके लाइनिंग में कॉलमनर एपिथेलियम आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन का भी जो लाइनिंग प्रेजेंट होता है वहाँ पे भी आपको ये कॉलमनर एपिथेलियम देखने को मिलेंगे। इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन होता है, इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स के भी सिक्रीशन होते हैं, राइट। तो वहाँ पे आपको कॉलमनर एपिथेलियम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एक और छोटा सा मॉडिफिकेशन के बारे में जो कि हमें कॉलमनर एंड क्यूबोइडल एपिथेलियम दोनों में देखने को मिलता है। ये कौन सा है, आपको सिलिएटेड एपिथेलियम बोला जाता है। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि सिलिएटेड एपिथेलियम आर स्पेशलाइज्ड कॉलमनर एंड क्यूबोइडल एपिथेलियम। सो ये क्या होते हैं, कॉलमनर एंड क्यूबोइडल एपिथेलियम का ही एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होते हैं। जैसे कि हमने ये देखा था जो कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं वहाँ के सेल्स टॉल सेल्स होते हैं, जो क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है वहाँ के जो सेल्स होते हैं क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। सो यहाँ पे अगर सीलिया प्रेजेंट हो, मतलब अगर क्यूबोइडल एपिथेलियम में ये जो क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट थे इनके ऊपर अगर सीलिया प्रेजेंट हो, इस तरह का छोटे छोटे सीलिया, तो हम इन्हें क्या बोल देंगे, इन्हें हम सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम बोल देंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले इनके फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। हमने क्या देखा था, जो क्यूबोइडल और कॉलमनर सेल्स होते हैं वो सिक्रीशन में हेल्प करते हैं एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अगर ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। जैसे कि आपने 10th में भी पढ़ा होगा, जो इंटेस्टाइन में सेल्स प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल सेल्स, वहाँ पे आपको सिलिया नज़र आएंगे, विली नज़र आते थे, माइक्रोविली प्रेजेंट होता था। तो माइक्रोविली या फिर विली होने का फ़ायदा क्या होता था, वहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता था और इंक्रीज सरफेस एरिया होने की वजह से बहुत सारा चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो पाता था। सो इसीलिए मोस्ट ऑफ द क्यूबोइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो एब्जॉर्प्शन में यूज़ होते हैं, वहाँ पे वो सिलिएटेड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। इन सेल्स के ऊपर आपको सिलिया नज़र आएगा। उसी तरह से अगर कॉलमनर एपिथेलियम में सिलिया प्रेजेंट हो तो हम जानते हैं कॉलमनर एपिथेलियम टॉल एपिथेलियम्स होते हैं और इनके ऊपर इस तरह से अगर सिलिया प्रेजेंट हो तो हम उन्हें क्या बोल देंगे, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ये दो तरह के कॉलमनर और क्यूबोइडल एपिथेलियम का स्पेशलाइजेशन है जहाँ पे कि आपको सिलिया नज़र आ रहा होगा। सो अगर ये सिलिएटेड एपिथेलियम है तो इनका फंक्शन क्या होगा, हमने देखा एक तो फंक्शन था एब्जॉर्प्शन था, ओके, एब्जॉर्प्शन था। दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है, अगर किसी तरह से इस सिलिया के ऊपर, सिलिया क्या होते हैं, मूव भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो अगर इस सिलिया के ऊपर कोई पार्टिकल आ गया, फॉर एग्जाम्पल नोज़ में जो नाजल कैविटी होता है वहाँ पे भी आपको सिलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल आते रहते हैं, म्यूकस एक्यूमुलेट होता रहता है। तो अगर म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो रहा है या फिर कोई डस्ट पार्टिकल आ रहा है, कोई माइक्रोब आ रहा है इसके ऊपर, तो फिर ये क्या कर सकते हैं, ये सिलिया मूव करके इनको इस तरह से आइदर इधर मूव करा सकते हैं या फिर इस डायरेक्शन में भी मूव करा सकते हैं। सो अगर हम सिलिएटेड एपिथेलियम का फंक्शन देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन आपको क्या नज़र आएगा, दे मूव पार्टिकल और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर एपिथेलियम। डेफिनेटली ये एपिथेलियम के ऊपर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में सिलिया मूव करके क्या कर सकते हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं इनका भी मूवमेंट करा सकते हैं। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये मोस्टली आपको जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं,
वहाँ पे ये नज़र आएंगे। हॉलो ऑर्गन्स का मतलब, जैसे कि आपने फैलोपियन ट्यूब के बारे में सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब कैसा होता है, एक हॉलो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस तरह का। और यहाँ पे क्या नज़र आएगा आपको, ये जो सिलिएटेड सेल्स होते हैं वो नज़र आएंगे। वो क्यों नज़र आएंगे फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब ऐसा हिस्सा है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का जहाँ पे कि ओवम एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। सो ओवम को अगर फर्टिलाइज करना है तो डेफिनेटली उसको मूव करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करेगा। तो ओवम कैसे मूव करेगा, ओवम के पास तो खुद कोई सिलिया प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो सिलिएटेड एपिथीलियम प्रेजेंट होंगे, वो सिलिएटेड एपिथीलियम एक डायरेक्शन में मूव करके क्या करते हैं, ये जो ओवम है उसको मूव कराते हैं। या फिर जो स्पर्म है उसको, स्पर्म के पास क्या प्रेजेंट होता है, टेल प्रेजेंट होता है, वो खुद मूव कर सकता है। लेकिन ओवम के पास ऐसा कुछ टेल प्रेजेंट नहीं होता। इसको कौन मूव कराता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो सिलिएटेड एपिथीलियम प्रेजेंट होते हैं वो इनको मूव कराते हैं। उसी तरह से जो ब्रोंकी होता है या फिर ब्रोंक्यूल होता है, अभी हमने क्या बात किया था, जो डस्ट पार्टिकल है या फिर कोई फॉरेन माइक्रोब्स आ गया या फिर म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो गया, उनको कौन मूव कराएगा, सिलिएटेड एपिथेलियम मूव कराएगा। तो ब्रोंक्यूल में क्या प्रेजेंट होगा, सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। जो नाजल पैसेज होता है, नाजल पैसेज में बहुत जगह पे आपको सिलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलेगा, जो कि क्या करते हैं, जो एयर हम लोग ब्रीदिंग के थ्रू अंदर लेते हैं, वहाँ से जो भी डस्ट पार्टिकल होता है या फॉरेन माइक्रोब्स होता है उसको वो सेपरेट कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक और मॉडिफिकेशन के बारे में, जो कि आपको क्यूबोइडल सेल्स में नज़र आएंगे, जिसे क्या बोला जाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोला जाता है। सो ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ये क्या होते हैं, नाम से क्या पता चल रहा है, ये ग्लैंड्स होंगे, राइट। यहाँ पे कोई ना कोई सिक्रीशन हो रहा होगा। सो ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ये स्पेशलाइज्ड कॉलमनर एंड क्यूबोइडल एपिथेलियम होते हैं। हमने क्या देखा था, जो कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियम होते हैं, वो सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। और जो ग्लैंड्स होते हैं उनका काम क्या होता है, सिक्रीशन होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कौन से सेल इन्वॉल्व हो रहे होंगे, कॉलमनर एंड क्यूबोइडल सेल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है वो किससे बना हुआ होगा, स्पेशलाइज्ड कॉलमनर एंड क्यूबोइडल सेल्स, जो कि स्पेसिफिक होते हैं सिक्रीशन के लिए। ओके। सो यहाँ पे जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं या फिर जो ग्लैंड्स होते हैं वो दो तरह के आपको नज़र आएंगे। एक कैसे होंगे, यूनिसेलुलर ग्लैंड होंगे। टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला यूनिसेलुलर ग्लैंड होगा। यूनिसेलुलर नाम से क्या पता चल रहा है, ऐसे ग्लैंड्स जो कि सिंगल सेल से बने हुए होंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्यूबोइडल या सिंगल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स सिक्रीशन कर रहे होंगे। सेकंड क्या हो सकता है, ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड भी हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे कॉलमनर या फिर क्यूबोइडल सेल्स मिलके कोई सिक्रीशन कर रहे होंगे। सो जो ग्लैंड्स होते हैं या ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है उसका दो टाइप है, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड होता है। यूनिसेलुलर ग्लैंड यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटे छोटे ये जो सेल्स प्रेजेंट है, ये सिंगल सेल प्रेजेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको अगर मार्किंग करें तो यहाँ पे ये एक सेल प्रेजेंट है, ये टोटल एक सेल है। यहाँ पे सीलिया भी प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। ये आपको टॉल सेल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं ये स्पेसिफिक किसके लिए हो रहे हैं, सिक्रीशन के लिए स्पेसिफिक हैं। और ये सिंगल सेल ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। उसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है मल्टी सेलुलर का। मल्टी सेलुलर यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे सेल्स इस रीजन में प्रेजेंट है। यहाँ पे काफ़ी सारे सेल्स हैं जो कि सारे मिल के सिक्रीशन कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जा रहा है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स या मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोल रहे हैं। यूनिसेलुलर का अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपने गॉबलेट सेल का नाम सुना होगा। ये जो गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं आपके स्टमक के अंदर, ये एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ग्लैंड का। जब हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे उसमें गॉबलेट सेल्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पे जो यूनिसेलुलर ग्लैंड है उसका एक एग्जाम्पल क्या है, गॉबलेट सेल्स या गॉबलेट ग्लैंड, जो कि आपको एलिमेंट्री कैनाल में नज़र आएगा। उसी तरह से अगर मल्टी सेलुलर के बारे में बात करें तो सेलिवरी ग्लैंड के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। सो ये जो सेलिवरी ग्लैंड जो कि माउथ में प्रेजेंट होता है एंड सेलिवा का सिक्रीशन करता है,
ये कैसे ग्लैंड्स होते हैं? मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स होते हैं। ये बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं। तो अब हमने क्या देखा? ग्लैंड्स के बारे में देखा। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं दो तरह के हो सकते हैं, आइदर यूनिसेलुलर हो सकता है या फिर मल्टी सेलुलर हो सकता है। लेकिन ये जो ग्लैंड्स होते हैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे हैं। तो ये जो सिक्रीशन है कहाँ पे सिक्रीट कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी इनको अगेन हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग सिक्रीशन, जो भी इन्होंने सिंथेसिस किया उसका अगर सिक्रीशन करेंगे तो फिर ये दो बेसिस पे सिक्रीशन हो सकता है। सो ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग सिक्रीशन, किस तरह से ये पोर कर रहे हैं, कहाँ पे ये इनका जो सिक्रीशन है वो उसको पोर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम देखेंगे। इसके बेसिस पे दो तरह के हो सकते हैं ग्लैंड्स, आइदर ये एक्सोक्राइन हो सकते हैं या फिर ये एंडोक्राइन ग्लैंड हो सकते हैं। इसके बारे में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन के बारे में। यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम आपका एक अलग सा चैप्टर है पूरा, जहाँ पे हम सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे बस बेसिक ओवरव्यू लेने वाले हैं कि एक्सोक्राइन क्या होता है और एंडोक्राइन क्या होता है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो जो भी सिक्रीशन करेंगे उसको एक डक्ट के थ्रू या फिर एक ट्यूब के थ्रू बाहर रिलीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक ग्लैंड है जो कि कुछ सिक्रीशन कर रहा है, तो जो भी सिक्रीशन इसका जहाँ पे भी पहुँचाना है वो आइदर ब्लड में रिलीज कर सकता है, क्योंकि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। अगर कोई सिक्रीशन ब्लड के अंदर आ गया तो डेफिनेटली वो दूसरी जगह पे पहुँच जाएगा। तो आइदर ये जो ग्लैंड्स होते हैं अपना सिक्रीशन ब्लड में दे सकते हैं या फिर ये अपना सिक्रीशन ट्यूब के थ्रू दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं। सो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये कैसे ग्लैंड्स हैं? इनके पास ट्यूब्स प्रेजेंट होगा। सो इनके अंदर जो भी सेल प्रोडक्ट होगा, जो भी सिंथेसिस हुआ होगा, ये कहाँ पे रिलीज करेंगे? ये ट्यूब्स के थ्रू ये रिलीज कर देंगे। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड पोर देयर प्रोडक्ट्स थ्रू ट्यूब्स। इनके पास ट्यूब प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये क्या करते हैं? इनको ट्यूब के थ्रू रिलीज कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? जो ट्यूब्स होते हैं इन ट्यूब्स को हम क्या बोल देते हैं? डक्ट बोल देते हैं। ओके, इनको हम डक्ट बोल देते हैं। उसी तरह से जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनके पास कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होता, सो हम इन्हें क्या बोल देते हैं? डक्ट लेस ग्लैंड बोल देते हैं। सो अगर इनके पास कोई ट्यूब प्रेजेंट नहीं है या फिर कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं है तो ये अपना सिक्रीशन कैसे रिलीज करेंगे? दूसरी जगह पे जहाँ पे भी इनको पहुँचाना है ये अपना सिक्रीशन ब्लड में रिलीज कर देते हैं और ब्लड के थ्रू ये किसी दूसरे जगह पे चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं या फिर कोई भी ग्लैंड जो हार्मोन जो ग्लैंड सिक्रीट करता है वो मोस्टली जो हार्मोन्स है वो कहाँ पे रिलीज कर दिए जाते हैं? ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं। और फाइनली ब्लड में जहाँ पे भी इस पर्टिकुलर हार्मोन को एक्शन करना है, जहाँ पे भी एक्ट करना है वहाँ पे जाके ये एक्शन शो करते हैं। यहाँ पे मोस्टली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवा सिक्रीट करते हैं। जैसा कि आपने सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा होगा, जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं उनके पास डक्ट प्रेजेंट होता है। सो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हो गए। ये सैलिवा सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट भी कर सकते हैं। जो ग्लैंड्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं मोस्टली वो कैसे होते हैं? एक्सोक्राइन होते हैं। ईयर वॉक्स का भी सिक्रीशन होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू। उसके साथ साथ ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑयल सिक्रीट करते हैं, वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं वो ग्लैंड्स भी कैसे होते हैं? एक्सोक्राइन के एग्जांपल्स होते हैं। उसी तरह से अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करें तो मोस्टली ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये हार्मोन सिक्रीट कर रहे होते हैं। मतलब हार्मोन सिक्रीटिंग ग्लैंड्स जो कि अपना जो सिक्रीशन है, जो हार्मोन्स है वो डायरेक्टली कहाँ पे रिलीज करेंगे? ये ब्लड में रिलीज कर देंगे, डायरेक्टली रिलीज इनटू ब्लड। सो ये कैसे होंगे? ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल हैं। सो हमने क्या देखा? अगर कोई ग्लैंड सिंगल सेल से बना हुआ है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? यूनिसेलुलर ग्लैंड बोल रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल भी हमने देखा गॉबलेट सेल्स होते थे जो कि आपको एलिमेंट्री कैनाल में नजर आ रहा था। उसी तरह से दूसरे ग्लैंड जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं उसका एग्जाम्पल हमने सेल्यूलरी ग्लैंड देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स था वो। यहाँ पे हम कौन से बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं ग्लैंड को? ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन, मतलब किस तरह से वो अपना सिक्रीशन रिलीज कर रहे हैं। अगर इनके पास डक्ट प्रेजेंट है तो ऐसे ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और वो ग्लैंड जो कि
डक्टलेस होते हैं, जिनके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होता, उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोल देते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड मोस्टली हार्मोन रिलीज करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसका भी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे देखे। उसके बाद आता है कंपाउंड एपिथेलियम। अभी तक हम क्या डिस्कशन कर रहे थे? सिंपल एपिथेलियम के बारे में अभी तक हम डिस्कशन कर रहे थे। अभी हम बात करेंगे दूसरे टाइप ऑफ एपिथेलियम जिसका नाम है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे सिंगल लेयर के सेल नहीं होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि ये एक आपका बेस है जहाँ पे कि सेल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट लेयर है, इसके ऊपर और एक लेयर, सेकंड लेयर आ गया, थर्ड लेयर आ गया और एक आ गया फोर्थ लेयर। इस तरह से मल्टी लेयर्ड सेल ये प्रेजेंट है। सो आप एक चीज़ सोच सकते हैं, अगर हम एपिथेलियम सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या क्या फंक्शन कर सकते हैं। अभी हमने देखा जो स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं मोस्टली आउटर कवरिंग बनाते हैं, राइट, डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स जो भी होते हैं सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। वहाँ पे भी सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट था। यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को देख के आप ये पता कर सकते हैं, अगर ये मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स हैं तो डेफिनेटली ये किस में हेल्प कर रहे होंगे? ये डिफेंस में हेल्प कर रहे होंगे, प्रोटेक्शन कर रहे होंगे ये डेफिनेटली, क्योंकि प्रोटेक्शन करने के लिए इनको मल्टीपल लेयर में अरेंज होना ज़रूरी है। अगर ये सिंगल लेयर होता तो कभी भी एक सिंगल लेयर प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो रप्चर हो गया तो डायरेक्टली उसके अंदर जिस भी चीज़ के ऊपर वो प्रेजेंट है वो पर्टिकुलर ऑर्गन एक्सपोज हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये मल्टीपल लेयर में अरेंज होंगे तो क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा प्रोटेक्शन करने के लिए। सो ये जो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं? प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस का मतलब कोई भी फिजिकल स्ट्रेस हो गया, ओके। केमिकल स्ट्रेस, कोई भी केमिकल्स आ गया इसके ऊपर अगर गिरता है तो कुछ लेयर डैमेज होते हैं और उसके बाद अगेन जो रीजनरेशन होगा, माइटोसिस हो जाएगा सेल्स में और अगेन पूरे जो टिश्यू होगा उसका रीजनरेशन हो जाता है। सो कंपाउंड एपिथेलियम के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कितने लेयर सेल्स दिखते हैं? यहाँ पे आपको दिखेंगे मल्टी लेयर्ड सेल्स, ओके। ये मल्टी लेयर्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो सेल्स होंगे ये सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं करते, या फिर अगर करते भी हैं तो बहुत लिमिटेड रोल होता है। मतलब ये जो सेल्स होते हैं यहाँ पे लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते। ये क्या काम कर रहे होते हैं? ये करते हैं प्रोटेक्शन, मोस्टली दे प्रोटेक्ट, ओके। मोस्टली ये प्रोटेक्शन का काम करेंगे। और प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट ये करते हैं? ये करते हैं केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट। जो भी केमिकल स्ट्रेस हो रहा होगा या फिर मैकेनिकल स्ट्रेस हो रहा होगा उसके अगेंस्ट ये कंपाउंड एपिथेलियम के जो सेल्स होंगे ये आपको प्रोटेक्शन करेंगे। नेक्स्ट बात आता है ये कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? अगर ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आउटर मोस्ट कवरिंग में देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है स्किन में। मतलब जो स्किन है, स्किन किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया हमारा कंपाउंड एपिथेलियम का एग्जाम्पल। इसके साथ साथ जो इनर लाइनिंग होता है डक्ट का, सैलिवरी ग्लैंड के जो डक्ट प्रेजेंट होते हैं उसके इनर लाइनिंग में भी आपको कंपाउंड एपिथेलियम देखने को मिलेंगे। जो फेरिंग्स होगा, फेरिंग्स का जो आउटरमोस्ट कवरिंग होगा वहाँ पे भी आपको कंपाउंड एपिथेलियम नज़र आएगा। सो अभी हमने क्या देखा? जो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं वो क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। अभी तक अगर हम जितना भी हमने देखा उसके बारे में ब्रीफ एक ओवरव्यू लेना चाहें तो हमने क्या क्या स्टडी किया है आज ये देख लेते हैं एक बार। हमने देखा एपिथेलियम के बारे में। एपिथेलियम जो होते हैं वो दो तरह के आपको नज़र आ रहे थे। एक तो दिख रहा था आपको सिंपल एपिथेलियम और दूसरा आपको नज़र आ रहा था कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम का काम क्या होता है? इसका काम होता है मोस्टली प्रोटेक्शन। उसी तरह से जो सिंपल एपिथेलियम होते हैं ये तीन टाइप के आपको नज़र आ रहे थे ब्रॉडली अगर हम क्लासीफाई करें तो। एक तो आ रहा था स्क्वैमस एपिथेलियम, उसके बाद दूसरा हमने देखा था क्यूबॉइडल एपिथेलियम और तीसरा हमने बात किया था कॉलमनर एपिथेलियम। यहाँ पे ये जो क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम थे इनमें काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस नज़र आ रहे थे। इनके पास कभी कभी सीलिया प्रेजेंट हो रहा था और इन्हें क्या बोल रहे थे हम? सिलिएटेड एपिथेलियम बोल रहे थे। इसके साथ साथ इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का।
कि स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पे देखने को मिलेगा, क्यूबोइडल कहाँ पे देखने को मिलेगा, कॉलमनर कहाँ पे देखने को मिलेगा। आप इसको एक टेबुलर फॉर्म में बना भी सकते हैं और इसको मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हर एग्ज़ाम में आपको 1-2 क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। सो होप कि आपको समझ में आ गया होगा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, एपिथेलियम के बारे में ब्रीफली। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक दूसरे टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।